हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शरावत क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू अवर क्वेश्चन पेपर दैट इज यूपी पीजीटी 2013 and before this we have completed 5 parts of this question paper. If you have not watched those videos, you should go and watch them first. Now in this video we will continue this from question number 88. Question number 88 is पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज इज। पर्ल प्रोड्यूस करने वाली इंडियन स्पीसीज कौन सी है? ए ऑप्शन है हमारे पास ओस्ट्रिया इंडिका, बी ओस्ट्रिया वल्गेरिस, सी पिंकटाड़ा इंडिका, डी पिंकटाड़ा वल्गेरिस। सो आंसर व्हाट विल बी आंसर हियर? पिंकटाड़ा वल्गेरिस आंसर होगा। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ आपको क्या हो सकता है, पिंकटाड़ा इंडिका करके आप एकदम कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि इंडियन स्पीसीज है और इंडिका आ रहा है इसमें। पिंकटाड़ा इंडिका इज ऑल्सो अ पर्ल ओएस्टर। पर्ल ओएस्टर आप जानते हो एक मोलस्क है जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, पर्ल यानी मोती बनाते हैं। और बनते किस तरह से है, अभी आगे एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड आएगा, वहाँ हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ स्पीसीज की बात करते हैं। तो पिंकटाड़ा वल्गेरिस जो है ये मोस्ट कॉमन पर्ल प्रोड्यूसिंग ओएस्टर स्पीसीज है इंडिया की। वैसे तो पर्ल ओएस्टर ये पिंकटाड़ा इंडिका जो है ये भी पर्ल प्रोड्यूस करती है, बट इज नॉट प्राइमरली नोन फॉर प्रोड्यूसिंग पर्ल इन कमर्शियल क्वांटिटीज इन इंडिया। इंडिया में कमर्शियल क्वांटिटी में अगर बात करें तो ये कमर्शियल क्वांटिटी में मतलब इतना ज़्यादा पर्ल नहीं बनाती है पिंकटाड़ा इंडिका। सो करेक्ट आंसर इज हियर पिंकटाड़ा वल्गेरिस, जो कि बहुत कॉमन पर्ल प्रोड्यूसिंग ओएस्टर है इंडिया का। ऑस्ट्रिया इंडिका और ऑस्ट्रिया वल्गेरिस की बात करें तो ऑस्ट्रिया इंडिका भी इंडिया की ही स्पीसीज है, ओएस्टर स्पीसीज, बट इट इज ऑल्सो नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ पर्ल इन इंडिया। ये भी इंडिया का पर्ल प्रोड्यूसिंग प्राइमरी सोर्स हम इसको नहीं बोल सकते। आफ्टर दैट सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा ऑस्ट्रिया वल्गेरिस, इसकी भी यही बात है। सो दिस इज अ यूरोपियन स्पीसीज और इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ अमेरिका तक देखने को मिलता है, बट ये भी क्या नहीं होगी, इंडियन स्पीसीज नहीं होगी। सो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ यही हो जाएगा पिंकटाड़ा वल्गेरिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्नेक्स आर सेंसिटिव टू। स्नेक्स किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? नॉइज मेड बाय बर्ड्स, अर्थबोर्न वाइब्रेशंस, थंडर, एयरबोर्न वाइब्रेशंस। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अर्थबोर्न वाइब्रेशंस। स्नेक्स किसके लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं? जो अर्थबोर्न वाइब्रेशन होती है उनके लिए, बिकॉज इनके पास क्या नहीं होते, एक्सटर्नल ईयर तो होते नहीं है। सो दे हैव, ये क्या करते हैं, पिकअप साउंड थ्रू देयर जॉ बोन एंड स्किन विच आर इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। ग्राउंड में जो साउंड से वाइब्रेशन होती है, सपोज कोई ऑर्गेनिज्म, कोई इनका प्रे या कोई इनके लिए थ्रेट हो सकता है, जो इनका जब वो ग्राउंड से मूव करता हुआ आता है तो उसकी मूवमेंट को ये क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं ग्राउंड की। So these are most sensitive to earthborne vibration and can detect airborne vibration. वैसे ये क्या कर सकते हैं, airborne vibration को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, but particularly attuned to the vibration traveling through the ground. पर्टिकुलरली क्या होता है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो होते हैं वो जो ग्राउंड में वाइब्रेशन होती है, ग्राउंड से ट्रेवल करके आती है, उसके लिए होते हैं। इस तरह से ये डिटेक्ट कर लेते हैं मूवमेंट ऑफ पोटेंशियल प्रे एंड थ्रेट, किसी प्रे या थ्रेट की मूवमेंट को डिटेक्ट कर पाते हैं। और इनकी जो जॉ बोन है और स्किन है उसके थ्रू ये साउंड को पिकअप करते हैं, साउंड की वाइब्रेशन को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम कैन बी। एक इकोसिस्टम में रिलेशनशिप डेपिक्ट किया जा सकता है थ्रू पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। वेरी इजी एंड वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा आंसर बेटा? ऑल ऑफ द अबव। बिकॉज अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी इकोलॉजी को पढ़ा हुआ है तो उसे पता होगा कि हम तीनों पिरामिड के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी का भी, बायोमास का भी और नंबर का भी। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा है, कुछ पूछा ही नहीं है इसमें। तो ये समझिए कि अगर हमने थ्योरी पढ़ी भी है तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमने तीनों के बारे में पढ़ा है, तो तीनों से हम रिलेशनशिप को डेपिक्ट कर सकते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है बेटा? पहली बात तो बात कर ले, पिरामिड ही क्या होता है? पिरामिड किसको बोलते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसी भी इकोसिस्टम के ऑर्गेनिज्म जो उसमें डिफरेंट टाइप के ट्रॉफिक लेवल पर डिफरेंट स्पीसीज या डिफरेंट ग्रुप मिलते हैं ऑर्गेनिज्म के, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, उनको डेपिक्ट करना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, या तो उनके नंबर को, मीन्स कि सपोज करें हम एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बात कर रहे हैं तो ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स यानी कि प्रोड्यूसर्स कितने हैं, फिर उसके बाद उनको खाने वाले हर्बीवोर्स कितने हैं, उन पर फीड करने वाले कार्निवोर्स कितने हैं और उन पर भी फीड करने वाले टॉप कार्निवोर्स या कार्निवोर्स कितने हैं। नंबर के बेसिस पर
तो इस बेसिस पर रिप्रेजेंट करना नंबर को या फिर बायोमास को रिप्रेजेंट करना, अगर हम नंबर के बजाय क्या देखते हैं, बायोमास को देखते हैं कि कितना बायोमास ट्रीज हर्ब्स श्रब्स का है या कितना हर्बीवोर्स का है, तो उसको क्या बोलेंगे, बायोमास का पिरामिड। और एनर्जी से मतलब क्या है कि जितना इन्होंने, हम पढ़ते हैं ना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो कितना प्रोडक्शन इन्होंने सनलाइट से, अल्टीमेट सोर्स जो होता है एनर्जी का किसी भी इकोसिस्टम में वो सनलाइट होती है, और सनलाइट से फिर प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो कैप्चर करते हैं PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है सन से, जो एक्टिव रेडिएशन है जिसको प्लांट्स लेते हैं, और प्लांट्स उसको कैप्चर करने के बाद फोटोसिंथेसिस करके सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और ये एनर्जी फिर प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स में जाती है कि भाई प्लांट्स को खाया हर्बीवोर्स ने तो वो एनर्जी उनमें चली गई, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने, उससे एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है। अब अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत सारे पेपर में पूछा गया है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है उसकी कुछ खास बात होती है कि इट इज़ ऑलवेज अपराइट, ये हमेशा कैसा होता है, अपराइट। दो तरह के पिरामिड होंगे बेटा, अपराइट और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कैसा होगा, जिसमें जो प्रोड्यूसर्स है इनका नंबर कम होगा, प्रोड्यूसर्स का नंबर या बायोमास कह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी नंबर और बायोमास के पिरामिड इन्वर्टेड हो सकते हैं, ये अपराइट है, ये इन्वर्टेड है। जहाँ पर प्रोड्यूसर्स का बायोमास कम हो या प्रोड्यूसर्स का नंबर कम हो और हर्बीवोर्स कार्निवोर्स का ज़्यादा हो, उनका बायोमास या नंबर ज़्यादा हो, उसको इन्वर्टेड बोलेंगे। सो एनर्जी का हमेशा अपराइट क्यों होगा, बिकॉज 10% लो हम पढ़ते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि भाई हर लेवल पर, हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है, इसलिए हमेशा प्रोड्यूसर्स के पास किसी भी इकोसिस्टम में, वेदर इट इज़ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, कैसा भी इकोसिस्टम हो, सभी में एनर्जी जो होगी वो प्रोड्यूसर लेवल पर ज़्यादा होगी, और जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास हर ट्रॉफिक लेवल पर, सब्सिक्वेंट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर एनर्जी का लेवल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। 10% तो हम क्या पढ़ते हैं, अगर यहाँ पर 1000 जूल एनर्जी है तो इनके पास 100 जूल जाएगी, अगले लेवल के पास 10 जूल जाएगी, उससे अगले लेवल के पास 1 जूल जाएगी। केवल हर लेवल की जो हमारा प्रीवियस लेवल है ट्रॉफिक लेवल, उसकी नेक्स्ट लेवल पर केवल 10% एनर्जी ही जाती है। ऐसा क्यों, बिकॉज कुछ एनर्जी तो क्या करेंगे, अपने मेटाबॉलिक अपनी फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ कर लेंगे, बाकी कुछ एनर्जी ये हीट की फॉर्म में एनवायरनमेंट में लॉस कर देते हैं और रेस्पिरेशन में खर्च कर लेते हैं। जो इनके पास प्रोडक्टिविटी है, जो इन्होंने बनाया है ऑर्गेनिक मैटर, जो इनके पास एनर्जी है, उसमें से कुछ को रेस्पिरेशन में, तो जो प्रोडक्टिविटी उसमें से रेस्पिरेशन की फॉर्म में, रेस्पिरेशन को माइनस कर दीजिए, रेस्पिरेशन मतलब कुछ एनर्जी इन्होंने अपने लिए यूज़ कर ली, एनवायरनमेंट में हीट की फॉर्म में, हर लेवल से एनवायरनमेंट में हीट की फॉर्म में लॉस हो गई, तो अगले लेवल पर केवल 10% ही जाती है, इसलिए ये हमेशा अपराइट होता है। और बायोमास की बात करें तो बायोमास में ऐसे हो जाएगा, जैसे हम बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की तो ऑलवेज ट्रीज हर्ब सब्स इनका मास ज़्यादा होता है और ऊपर जो आगे लेवल जो है कंज्यूमर्स उनका कम होता है। बट अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो एक्वेटिक में ऐसा नहीं होता, जो बिकॉज वहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं मेन वो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह होते हैं और उनका बायोमास कम होता है कंज्यूमर से, तो वो इन्वर्टेड हो सकता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स का मास कम होता है। सो इनका बेस कैसा हो जाएगा, बेस नैरो हो जाएगा और ऊपर की तरफ वाइड आ जाएंगे कंज्यूमर्स जो होंगे। पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें तो यही होगा, फॉरेस्ट वगैरह में तो पिरामिड ऑफ नंबर भी क्या होगा, या किसी पोन में बात करें हम तो पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा, अपराइट होगा। बट अगर हम एक ट्री की बात करें, एक ट्री इकोसिस्टम की तरह एक्ट कर रहा है, तो एक ट्री पर जो प्रोड्यूसर है वो एक ट्री है और उसके ऊपर इंसेक्ट का नंबर, बर्ड्स का नंबर वो ज़्यादा है, सो वहाँ कंज्यूमर्स का नंबर ज़्यादा है और प्रोड्यूसर का नंबर कम है, तो पिरामिड ऑफ नंबर जो होगा वहाँ पर इन्वर्टेड हो जाएगा। सो ये तो बात हुई पिरामिड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्ल इज़ द सीक्रेशन ऑफ। पर्ल किसका सीक्रेशन है? तो एक ही पेज पर, एक ही क्वेश्चन पेपर में हमारे पास पर्ल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। इससे पहला जो क्वेश्चन था हमारा, ये 12th लेवल का ही क्वेश्चन है, आप इसको इजीली अगर 12th NCERT तक पढ़ा हुआ है तो कर लोगे। पर्ल वाली बात करें, स्नेक्स वाली बात करें और ये वाला पर्ल का, ये हमारे ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, बट इजी है, इतना डिफिकल्टी लेवल इनका ज़्यादा नहीं है। पर्ल इज़ द सीक्रेशन ऑफ माउथ, मेंटल, किडनी या नन ऑफ दीज। इनमें से पर्ल किसका सीक्रेशन है, माउथ का, मेंटल का, किडनी का, या फिर इनमें से कुछ नहीं। अगर हम मोलस्का के बारे में पढ़ते हैं और पर्ल वेस्टर के बारे में पढ़ते हैं तो उसके पास एक ऑर्गन होता है बेटा, मेंटल। मेंटल क्या है,
ये एक टिश्यू है जो कवर करता है पूरी बॉडी को, और बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, मोलस्क जो हैं, इनके इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स को, सॉफ्ट टिश्यू को कवर करने के लिए एक प्रोटेक्शन, एक लेयर होती है जिसको मेंटल बोलते हैं। और मेंटल जो है वो मेंटल कैविटी बनाता है अंदर की तरफ। तो मोलस्क के इस मेंटल कैविटी के अंदर ही, इस मेंटल के अंदर ही क्या बनता है, पर्ल बनता है। मोती जो है वो वहीं बनता है मेंटल में। सो पहली चीज़ तो याद रखोगे कि मेंटल इज रिलेटेड टू पर्ल। पर्ल फॉर्मेशन से रिलेटेड कौन सा पार्ट है ओएस्टर का, मेंटल। अब होता कैसे है, बेसिकली किस तरह से प्रोसेस चलती है, जब कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे कि सैंड है या पैरासाइट है, वो मोलस्क की सेल में, जो उसका खोल होता है पूरा बॉडी का, देखते हो ना मोलस्क में जितने भी मोलस्क है, सीपिया वगैरह है, उनके ऊपर एक कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है और उसके नीचे मेंटल है। तो वहाँ पर मेंटल जो है वो नेक्रे, एक सब्सटेंस होता है नेक्रे, जिसको हम मदर ऑफ पर्ल बोलते हैं, उसकी लेयर्स, कई लेयर्स सीक्रेट कर देता है। मेंटल किसको सीक्रेट करता है, नेक्रे को। मेंटल से क्या सीक्रेट होता है, नेक्रे सीक्रेट होता है। किसके अराउंड, वो जो चीज़ अंदर चली गई थी, पैरासाइट या फिर सैंड या कुछ भी, उसके अराउंड क्या क्रिएट हो जाती हैं, कई लेयर्स नेक्रे की क्रिएट हो जाती हैं, जिससे पर्ल बन जाता है फाइनली। तो पर्ल फॉर्मेशन की प्रोसेस इज रिलेटेड टू मेंटल, और मेंटल सॉफ्ट टिश्यूज़ को कवर करने के लिए टिश्यू बनता है, और इससे एक लेयर, कई सारी लेयर्स, जैसे कोई चीज़ एंटर करती है, कोई सैंड पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल, उसके अराउंड नेक्रे की कई लेयर्स ये मेंटल सीक्रेट कर देता है और उसी से पर्ल बन जाता है। So the correct answer here will be option B, mental. Now the next question is, in case of incomplete dominance, F2 generation has. Incomplete dominance के केस में F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो इक्वल होता है फिनोटिपिक रेशियो के, या फिर जीनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है, या फिर नन ऑफ द अबव। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। जीनोटिपिक रेशियो इक्वल टू फिनोटिपिक रेशियो, ये भी हमारा 12th NCERT से ही सोल्व होने वाला क्वेश्चन है बेटा। हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस पढ़ते हैं ना, वहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, देखो 3 टर्म यूज कर रहे हैं हम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस और को डोमिनेंस। डोमिनेंस तो क्या होता है, किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 एलील होते हैं, ठीक है। किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जनरली 2 एलील होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसको मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं हम। बट जनरली 2 एलील अगर हैं तो उन एलील की डिफरेंट, एक ही जीन की 2 डिफरेंट फॉर्म को हम एलील बोलते हैं। और सपोज एक हमारे पास कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है, तो इन दोनों में से 2 फॉर्म जो है एक जीन की, एक फॉर्म अगर दूसरी के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट है, कंप्लीटली डोमिनेंट का मीनिंग क्या है कि अगर ये अपनी प्रेजेंस में इसको एक्सप्रेस नहीं होने देती है। अगर इसके पास, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉलनेस के लिए है ये दोनों एलील, तो जो कैपिटल टी है ये टॉलनेस के लिए कोड करती है, और स्मॉल टी जो है वो ड्वार्फनेस के लिए। मीन्स जो टॉलनेस के लिए प्रोटीन चाहिए वो केवल ये वाली जीन बनाती है। तो अगर एक एलील भी कैपिटल टी का आ जाता है तो वो स्मॉल टी को अपना इफेक्ट नहीं दिखाने देगा, तो ये डोमिनेंस हुआ। और प्लांट जो होगा वो कैसा होगा, टॉल होगा। बट अगर ऐसा ना होकर कोई कैरेक्टर इस तरह से हो कि ये भी अपना इफेक्ट शो करे और ये भी अपना इफेक्ट शो करे, उसको को डोमिनेंस बोलते हैं। जैसा हमें देखने को मिलता है ब्लड ग्रुपिंग में। ब्लड ग्रुपिंग में IA, IB और IO 3 एलील होती है। मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है ब्लड ग्रुपिंग ह्यूमन बीइंग में। सो IA और IB दोनों ही डोमिनेंट होते हैं ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर दोनों ही डोमिनेंट है। अगर IO आ जाए तो वो तो क्या हो जाएगा, रिसेसिव है। बट IA और IB दोनों ही क्या है, डोमिनेंट है एक दूसरे के ऊपर। और अगर दोनों एलील ये वाली आ जाती है तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, AB होता है। मीन्स ये भी अपनी प्रोटीन बनाता है, ये भी अपनी प्रोटीन बनाता है, दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो को डोमिनेंस है। दिस इज को डोमिनेंस, दिस इज डोमिनेंस। एंड नाउ द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है बेटा, इसमें कोई भी एलील, दोनों एलील में से कोई भी अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होते, डोमिनेट नहीं करते, एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं दबा पाते। तो कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ जाता है, ना तो किसी एक पेरेंट के जैसा, ना ही दूसरे पेरेंट के जैसा, और F1 जनरेशन में कोई इंटरमीडिएट, कोई बीच का कैरेक्टर दिखाई देता है, उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो के इक्वल आता है। किस तरह से, ये देखेंगे। ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, ये देखने को मिलता है मिराबिलिस जलापा में,
4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं जिसको, इसके रेड फ्लावर्ड प्लांट का वाइट फ्लावर्ड प्लांट के साथ अगर क्रॉस कराएं, रेड फ्लावर्ड प्लांट क्या है, कैपिटल आर, और वाइट फ्लावर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर। दोनों के बीच क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर आते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। और अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो कंप्लीट डोमिनेंस है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, दिस शुड बी रेड होना चाहिए था ना, रेड फ्लावर्ड प्लांट, बट ये रेड ना होकर कैसा आता है, पिंक आता है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर आता है। कैपिटल आर इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, और रेडनेस का कैरेक्टर ना आकर बीच का कैरेक्टर क्या आ जाता है, पिंक आ जाता है। अब अगर हम इनका सेल्फ क्रॉस कराएं तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या होता है, दीज थ्री शुड बी रेड एंड दिस शुड बी वाइट, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या देखने को मिलता है, ये एक रेड है, ये एक वाइट है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं, बट ये जो दो है ये पिंक होते हैं। तो हमारा 1 रेड 2 पिंक और 1 वाइट, ये हमारा जीनोटाइपिक रेशियो हो गया, और यही हमारा फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। बिकॉज जीनोटाइप फिनोटाइप तो आप समझते हो ना, जो एक्सप्रेस हो रहा है कैरेक्टर वो फिनोटाइपिक होता है, फिनोटाइपिक रेशियो या फिनोटाइप, और एक्चुअल जेनेटिक मेकअप अगर हम देखें तो वो जीनोटाइप होता है। तो अगर हम फिनोटाइप देखें तो दिख क्या रहा है, एक रेड है, 2 पिंक है और एक वाइट है, फिनोटाइप क्या होगा 1 to 1। एंड अगर जीनोटाइप देखें तो इसका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल अलग है इन तीनों से, इन दो का बिल्कुल एक जैसा है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका इनसे अलग है, तो फिर भी हम 1 to 1 ही कहेंगे। तो इनका जीनोटाइपिक रेशियो भी और फिनोटाइपिक रेशियो भी दोनों 1 to 1 ही आते हैं। सो दिस इज करेक्ट आंसर, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप विल बी इक्वल टू ईच अदर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरिया फॉर्मेशन टेक प्लेस इन विच ऑर्गन ऑफ बॉडी, बॉडी के किस ऑर्गन में यूरिया फॉर्मेशन होता है। यूरिया आप जानते हो क्या है, हमारा एक्सक्रेटरी नाइट्रोजनस वेस्ट है। 3 तरह के एक्सक्रेटरी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का वेस्ट होता है, जैसे मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में अमोनिया होता है, एंड यूरिया मैमेलिया में देखने को मिलता है, एंड यूरिक एसिड बर्ड्स वगैरह में इनमें देखने को मिलता है। सो अमोनिया जो है वो एक बाई प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से तो अमोनिया बन गया एक टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट। उस अमोनिया को लीवर क्या करता है, यूरिया में कन्वर्ट करता है, जो कि कम टॉक्सिक होता है अमोनिया से। और अमोनिया को एक्सक्रेशन के लिए ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, यूरिया को कम की रिक्वायरमेंट होती है, और यूरिक एसिड को सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी से निकलने के लिए। सो यूरिया फॉर्मेशन हमारा कहाँ होता है, लीवर में होता है, जिसको और पूरी प्रोसेस को यूरिया साइकिल बोलते हैं, यूरिया साइकिल के थ्रू। एंड लीवर हमारी इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में, और ब्लड फिर इस यूरिया को लेके जाता है कहाँ पर, किडनी तक जाएगा, और किडनी उसको फिल्टर करेगी फिर, और क्या बनेगा, यूरिन बनेगा, जो कि एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इस तरह से ये टॉक्सिक या नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से बाहर निकाला जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉर्डेट बट नॉट अ वर्टिब्रेट। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है कि आप कन्फ्यूजन में या जल्दी में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं अगर रॉन्ग होते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन रॉन्ग होने वाले नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 1 ऑप्शन इज कटला, नंबर 2 हिप्पोकैम्पस, नंबर 3 हेमीडेक्टाइलस एंड नंबर 4 है एम्फियोक्सिस। अगर आपने क्लासिफिकेशन को 2-3 बार पढ़ा है अच्छी तरह से, केवल पढ़ा भी है, बहुत ज़्यादा रटा नहीं है, तब भी आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ये चीज़ें मैंने इसी क्वेश्चन पेपर में पहले भी डिस्कस की है कि 11th फाइलम हमारा कोर्डेटा है, एंड कोर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, इसी क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस वीडियोस में इसको कई बार डिस्कस किया है, फिर भी एक बार क्विकली देख लेते हैं। यूरोकोर्डेटा जिसमें हर्डवानिया वगैरह आते हैं, ट्यूनिकेट्स बोलते हैं इनको, इनमें ट्यूनिक लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी बॉडी में। एंड सिफेलोकोर्डेटा इसमें एम्फियोक्सस या लेंसलेट आता है। और दोनों में अगर हम बात करें कि कोर्डेटा में 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, एक क्या है,
वर्टिब्रल कोलम का पाया जाना, एक नोटोकॉर्ड, डोर्सल नोटोकॉर्ड, और एक फेरेंजियल गिल स्लिट्स का। तो ये कैरेक्टर अगर इसमें क्या होता है, लार्वल स्टेज में देखने को मिलती है नोटोकॉर्ड केवल। सिफेलोकॉर्डेट में लार्वल स्टेज में नहीं, अडल्ट में भी होती है, बट इसमें क्या नहीं होती। वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रल कोलम होती है। वर्टिब्रल कोलम क्या है बेटा, बैकबोन जिसको हम बोलते हैं। ये बैकबोन केवल वर्टिब्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और किससे बनी, ये बनी नोटोकॉर्ड से। तो इसमें नोटोकॉर्ड ही रहती है, वो अडल्ट में भी वो किस में कन्वर्ट नहीं होती, वर्टिब्रल कोलम में कन्वर्ट नहीं होती, इसलिए इन दोनों को अलग रखा गया है। और वर्टिब्रेटा में केवल वो आएंगे जिनमें नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है अडल्ट में। किस में, नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्रल कोलम में। और जो नर्व कॉर्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। समझ रहे हैं ना आप बात। तो सिफेलोकॉर्डेटा में एम्फियोक्सस आता है। बाकी वर्टिब्रेटा जो है इसके अंदर 5 क्लास है। पिसीज यानी कि मछलियाँ, फिर और क्या क्या है हमारा, पिसीज है, एम्फीबियंस है, रेप्टिलिया है, एवीज है यानी बर्ड्स, और मैमेलिया। तो कटला एक फिश है, फ्रेश वाटर फिश। हिप्पोकैम्पस एक मैराइन बोनी फिश है, सी हॉर्स भी बोलते हैं जिसको। आगे से उसका जो माउथ है वो वाला पार्ट जो होता है वो हॉर्स के जैसा होता है। एंड हेमीडेक्टाइलस जेको लिजार्ड, लिजार्ड किस में आता है, रेप्टिलिया में आता है। तो रेप्टिलिया है और फिश है, ये दोनों तो वर्टिब्रेटा की ही क्लास हो गई। ये दोनों फिश भी और रेप्टिलिया भी, यानी कि तीनों ये तो किस में आ गए, वर्टिब्रेटा में आ गए। एम्फियोक्सस किस में आ रहा है, सिफेलोकॉर्डेटा में। सो ये कॉर्डेटा तो है, दिस इज अ कॉर्डेटा बट नॉट अ वर्टिब्रेट। क्या नहीं है, वर्टिब्रेट नहीं है। कॉर्डेट है बट क्या नहीं है, वर्टिब्रेट नहीं है। कौन, एम्फियोक्सस। बहुत हल्का सा क्वेश्चन था, समझने लायक, खूब आराम से आप पढ़ोगे आराम से तो हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम इल्ड। प्रोपियोनी बैक्टीरियम कौन से इनमें से किस चीज़ को बनाता है, विटामिन B12, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, या विटामिन B6। विटामिन B12 इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोपियोनी बैक्टीरियम। और प्रोपियोनी बैक्टीरियम और किस चीज़ के लिए जाना जाता है, स्विस चीज़ बनाने के लिए। ये हम 12th NCERT में पढ़ते हैं। स्विस चीज़ बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम। सरमानी हम पढ़ते हैं, शर्मा जी के नाम से मैं इसको बच्चों को याद कराती हूँ। सरमानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी। शर्मा जी स्विस चीज़ खा रहे हैं, तो स्विस चीज़ बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और विटामिन B12 बनाता है। लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनता है, जो दूध से दही बनाने में हेल्प करता है। सिट्रिक एसिड की बात करें तो सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर नाम की एक फंगस होती है, उससे प्रोड्यूस होता है सिट्रिक एसिड। मोलाज या कॉर्न स्टार्च का फर्मेंटेशन करने से प्रोड्यूस होता है। नाउ द नेक्स्ट इज विटामिन B6। इसकी बात करें तो ये भी बहुत सारे बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, लाइक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, हमारे इंटेस्टाइन में मिलता है, गट में। और ई कोलाई है, राइजोबियम की भी कुछ स्पीसीज प्रोड्यूस करती हैं इसको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग ऑफ यूथेरियन मैमेल इज। यूथेरियन मैमेल का एग कैसा होता है, ये चीज़ हमने पहले डिस्कस की थी कि मैमेलिया क्लास को डिवाइड किया गया है किसमें, प्रोटोथीरिया और थीरिया, 2 सब क्लास में। एंड प्रोटोथीरियंस में कौन आते हैं, एग लेइंग मैमेल आते हैं। एंड जो थीरिया है इसके अंदर मेटाथीरिया और यूथीरिया आता है। एंड मेटाथीरिया जो है वो मार्सुपियल मैमेल्स हैं और यूथीरियंस जो हैं वो प्लेसेंटल मैमेल्स हैं। ये तो थोड़ा क्लासिफिकेशन की बात हुई। अब इन्होंने एग के बारे में पूछा है, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि यूपी TGT PGT में यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, एग से रिलेटेड। फर्स्ट टॉपिक आप नोट करो, एग से रिलेटेड क्वेश्चन, प्लेसेंटा से रिलेटेड क्वेश्चन, किसका एग किस तरह का है, किसकी प्लेसेंटा किस तरह की है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो ज़रूर पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो एग हमें पढ़ना है कि इसके आप कहीं पर भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए कि एग्जाम्पल नोट करने हैं कुछ अपनी ट्रिक बनाकर या कैसे भी, कि किस किस तरह के एग होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक के बेसिस पर, या फिर अमाउंट ऑफ योक के बेसिस पर, कितना योक प्रेजेंट है एक एग में, या फिर किस कहाँ वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है उस बेसिस पर। तो पहला ऑप्शन है सेंट्रोलेसिथल, सेकंड टीलोलेसिथल, थर्ड मैक्रोलेसिथल एंड फोर्थ वन इज माइक्रोलेसिथल। पहले हम इन सब टर्म का मीनिंग जान लेते हैं। सेंट्रोलेसिथल क्या होता है, जिसमें जो योक है वो मेनली सेंटर में प्रेजेंट होता है। एग के जो योक है वो मेनली कहाँ पर होता है, बीच में प्रेजेंट होता है। टीलोलेसिथल में किनारे पर प्रेजेंट होता है योक।
और जनरली किधर दो पोल होते हैं ना एग के, वेजिटल पोल और जर्मिनल पोल। तो वेजिटल पोल पर ज़्यादा होता है, एनिमल पोल सॉरी, वेजिटल पोल एंड एनिमल पोल। और वेजिटल पोल पर जब योक ज़्यादा रहता है अमाउंट उसकी, उसको टीलोलेसिथल बोलते हैं। एक पोल पे एक तरफ ज़्यादा है। मैक्रोलेसिथल क्या होता है, जिसके पास ज़्यादा अमाउंट हो ऑफ योक की, और माइक्रोलेसिथल जिसके पास कम अमाउंट हो। नाम से समझ में आ रहा है, मैक्रो मीन्स ज़्यादा और माइक्रो मीन्स कम। तो उन्होंने यूथेरियन मैमेल्स की पूछे हैं। एक चीज़ आप समझो कि कभी भी हमारे जो जिनके एग मोस्टली खाए जाते हैं, जैसे हैन वगैरह है, बर्ड्स वगैरह है और रेप्टाइल्स हैं, जो मीन्स एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है, जो एग ले करते हैं। हम क्या है, यूथेरियन मैमेल्स क्या है, प्लेसेंटल एनिमल्स हैं मीन्स, और अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, एग नहीं ले करते। तो जो एग ले करते हैं उस एग को क्या करना है, न्यूट्रिशन के लिए उसको योक ज़्यादा चाहिएगा। वो मदर की बॉडी से अलग हो गया पहले ही, हैच होने से पहले ही, तो उसको हैचिंग तक की प्रोसेस के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, उसके पास ज़्यादा योक होगा। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और एग लेइंग मैमेल्स, इनके जो एग होते हैं वो मैक्रोलेसिथल होते हैं। लिंक करेंगे इस बात से कि ये एग लेइंग करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, तो इनको हैच होने से पहले ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। वो कहाँ से आएगा, योक से आएगा। तो ये मैक्रोलेसिथल है। और हमारा क्या है, हम प्लेसेंटा के थ्रू मदर से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो हमें ज़्यादा योक की नीड नहीं है। तो हमारा कैसा होता है, माइक्रोलेसिथल एग होता है। अब दो एग्जाम्पल की और बात करें, दो ऑप्शन, सेंट्रोलेसिथल और टीलो। तो टीलोलेसिथल में कौन आता है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और कुछ फिश आती है। और सेंट्रो में कौन आता है, आर्थ्रोपोड्स और कुछ सीलेंट्रेट्स। बहुत अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए कैसे भी। सेंट्रो का एग्जाम्पल आर्थ्रोपोड्स और कुछ सीलेंट्रेट, और टीलो का एग्जाम्पल बर्ड्स, रेप्टाइल्स और कुछ फिश। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट इनमें से किस स्टेट में है, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश या असम। तो उत्तर प्रदेश, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाला है बेटा। आई होप, मुझे जितना याद आ रहा है ये जो उत्तर प्रदेश वाला ऑप्शन था की में ये वाला दिया हुआ था, बट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है कि अगर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट फर्स्ट पूछा होता कहाँ पर लॉन्च किया गया था, तो वो तो आंसर होता उड़ीसा भितरकनिका में। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट फर्स्टली कहाँ पर लॉन्च किया गया था, उड़ीसा भितरकनिका नेशनल पार्क में। बट अगर हम इन और ऑप्शंस की बात करें तो इन सब में क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, चंबल नेशनल चंबल सेंचुरी है वहाँ पर। वेस्ट बंगाल में कहाँ पर है, एक भगवतपुर नेशनल पार्क है, वहाँ पर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट है। असम में डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, वहाँ पर है। एंड बचा फिर मध्य प्रदेश, केवल मध्य प्रदेश में नहीं है। तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन करेक्ट बैठ रहे हैं, बट मुझे जितना याद आ रहा है उत्तर प्रदेश इसका की में दिया हुआ था। तो थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है, आप लोग भी अपने लेवल पर देखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में कि क्या इसका पॉसिबल करेक्ट आंसर हो सकता है। एक चीज़ और आप नोट करेंगे कि नेशनल पार्क और प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी यूपी में बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट किस कहाँ पर है, नेशनल पार्क कौन सा कहाँ पर है। तो जितने हो सके उतने आपको नेशनल पार्क लर्न करने, ये लर्निंग वाले क्वेश्चन हैं और बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाले नहीं है, लर्निंग वाले हैं। तो इनके बारे में आप डेली 2-2, 4-4 के बारे में याद करते जाइए और डेली उनको रिवाइज कीजिए। ये जब हम पढ़ते रहते हैं तो एक बार रटने बैठोगे ऐसे नहीं होंगे, आप डेली इनको थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, आपको अपने आप ये याद हो जाएंगे। तो आज के हम टॉपिक आपको देते हैं कि आपको इनके बारे में पढ़ना है, एग्स के बारे में, प्लेसेंटा के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में, और जितने प्रोजेक्ट हैं डिफरेंट की, ये क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट है, लायन प्रोजेक्ट है, जो भी, ये 4 टॉपिक हम आपको देते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक आप इनको बहुत अच्छे से कर लेंगे कंप्लीट, अपने नोट्स बना लेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे जहाँ से भी सोर्सेस अवेलेबल होंगे आपको। तो यहाँ हमने 3 नेशनल पार्क की बात की, एक सेंचुरी और 2 नेशनल पार्क। एक भगवतपुर कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। भितरकनिका कहाँ पर है, उड़ीसा में। डिब्रू सैखोवा कहाँ पर है, असम में। तो ये आपको याद रखना है। और एक सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी कहाँ पर, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज। बहुत कॉमन सा और बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जब भी हम नेशनल पार्क के बारे में पढ़ने जाते हैं, मैंने एक वीडियो भी अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप देख सकते हो उसे भी, वहाँ पर भी हमने बताया हुआ है जब नेशनल पार्क के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया कि फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है। तो फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है हमारा, येलो स्टोन नेशनल पार्क है। 1872 में यूनाइटेड स्टेट में बनाया गया था येलो स्टोन नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। येलो स्टोन वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क है और कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। 1936 में एस्टेब्लिश हुआ था एंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। गिर नेशनल पार्क, ये बड़ा अच्छा सा गिर में लोयन से एसोसिएट करके रखती हूँ हमेशा। एशियाटिक लोयंस की स्पीसीज के लिए ये फेमस है, गिर नेशनल पार्क।
और दचिगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है एंड इट इज़ फेमस फॉर एंडेंजर्ड हंगुल कश्मीरी स्टैग या फिर रेड डियर स्पीसीज है, एक हिरन की स्पीसीज कश्मीरी स्टैग या हंगुल, उसके लिए फेमस है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिथ्रोसाइट्स इन स्कोलियोडोन आर। स्कोलियोडोन में एरिथ्रोसाइट्स कैसी होती हैं? ये भी फिर से इजी ही क्वेश्चन है, बेकार में इसको पढ़ के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई जो आरबीसी है ना, एरिथ्रोसाइट्स इनके बारे में हम जो पढ़ते हैं कॉमन सी बात वो ये पढ़ते हैं कि ये हमारे में मैमेलिया में कैसी होती हैं, इन्यूक्लिएटेड होती है। इन्यूक्लिएटेड मीन्स इनका न्यूक्लियस नहीं रह जाता, गैसियस एक्सचेंज के लिए ज़्यादा स्पेस देने के लिए O2 CO2 को कैरी करने के लिए इनका न्यूक्लियस प्री मैच्योर स्टेज में तो रहता है, बट मैच्योर होने पर इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। तो ऐसा यहाँ नहीं है, स्कोलियोडोन यानी डॉगफिश में ऐसा नहीं होता, उसमें न्यूक्लिएटेड होती है और ओवल होती है, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन। क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से किस में डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीटली एब्सेंट होता है? ट्रीमेटोड्स, निमेटोड्स, सिस्टोड्स, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी वर्म की ही क्लास है, ट्रीमेटोड, निमेटोड एंड सिस्टोड, बट एक फ्लैट वर्म में आता है और एक राउंड वर्म में आता है। पूछा क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें से किसमें कम्प्लीटली एब्सेंट होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होना किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? पैरासाइट्स का। जिनके पास कंप्लीट पैरासाइट होंगे, जिनको अपना न्यूट्रिशन जो है वो पैरासिटिज्म के थ्रू लेना है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या ऊपर रहकर। पैरासाइट क्या करते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन बाहर से ही पूरा उसको डाइजेस्ट किया हुआ, दूसरे ऑर्गेनिज्म ने जो डाइजेस्ट करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तब उसको वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, बस सिंपलर फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करते हैं बाहर से। तो इनको डाइजेशन करने की तो नीड ही नहीं है, इसलिए इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम किसी के पास होता है बट फुल्ली फंक्शनल नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है, और किसी में कम्प्लीटली ही एब्सेंट होता है। तो हियर करेक्ट आंसर विल बी सिस्टोड्स, यानी कि टेप वर्म, फ्लैट वर्म जो होते हैं हमारे, उसमें कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, बाकी इन सब में होता है। ट्रीमेटोड्स यानी फ्लूक्स में भी होता है और निमेटोड्स यानी राउंड वर्म में भी होता है, सब में कम्प्लीटली एब्सेंट नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोन मैरो इज नॉट फाउंड इन। बोन मैरो इनमें से किसमें नहीं होता? बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन समझ लीजिए आप, बिकॉज हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आते हैं कि जो बर्ड्स में है, उड़ने के लिए, फ्लाइट करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, और उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी होता है कि इनकी बोन्स जो होती है होलो होती हैं, खोखली बोन्स होती हैं इनकी, सो दैट इनका वेट जो है वो कम रहे और इनको फ्लाइट में उससे हेल्प मिले। और वो एयर सैक्स से भरी रहती है, एयर सैक्स होती है उनके अंदर जिसमें हवा रहती है, जिससे क्या होता है, वेट कम रहता है और ब्यूएंसी मिलती है एक तरह से ऊपर उड़ने के लिए इनको। तो इनके पास बोन मैरो कहाँ होता है? बोन्स के अंदर होता है। तो जब इनकी बोन्स होलो होती हैं उनको न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं, और न्यूमेटिक बोन्स, इसलिए इनके पास बोन मैरो एब्सेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट इज फ्लेम सेल्स आर एसोसिएटेड विद। फ्लेम सेल्स किससे एसोसिएटेड है? ये फिर से हमारा क्वेश्चन आप समझ लो कि 9th क्लास की भी एनसीईआरटी जिसने पढ़ी है वो इजीली आंसर कर देगा। फ्लेम सेल्स रेस्पिरेशन से, एक्सक्रेशन से, न्यूट्रिशन से या डाइजेशन से किससे एसोसिएटेड होती है? तो करेक्ट आंसर हियर विल बी एक्सक्रेशन। फ्लेम सेल्स जो होती हैं वो एक्सक्रेशन से एसोसिएटेड होती हैं, और किस में पाई जाती हैं? फ्लैट वर्म में पाई जाती हैं। जैसे हमारे पास किडनी होती है एक्सक्रेशन के लिए, इनके पास क्या होता है? फ्लैट वर्म के पास फ्लेम सेल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लार्वल स्टेज इज एब्सेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ। इनमें से कौन सी लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है सिस्टोसोमा में? सिस्टोसोमा क्या है बेटा? दिस इज अ फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म है, और इसकी लार्वल स्टेज, इसकी लाइफ साइकिल में इनमें से कौन सी लार्वल स्टेज नहीं होती? रेडिया। अच्छा, पहली बात तो हम समझ ले कि ह्यूमन और स्नेल ये दो इसके होस्ट है। सिस्टोसोमा फ्लैट वर्म है, जो इसके दो होस्ट कौन कौन है? एक ह्यूमन और दूसरा स्नेल। तो ये दोनों में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है डिफरेंट लार्वल स्टेज के थ्रू। रेडिया, सर्केरिया, मेरासीडियम और स्पोरोसिस्ट। तो पहला तो आपको रेडिया ऑप्शन हटा देना है। रेडिया इज नॉट द लार्वल स्टेज ऑफ फ्लैट वर्म सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा की लाइफ साइकिल में रेडिया नहीं आता, बल्कि सर्केरिया, मेरासीडियम और स्पोरोसिस्ट आते हैं। ये तीन जो लार्वल स्टेज हैं, इनमें अगर हम सीक्वेंस में बात करें तो सबसे पहली लार्वल स्टेज होती है वो मेरासीडियम होती है। फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज है जो इन्फेक्टेड स्नेल की बॉडी से बाहर निकलती है। फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज, जैसे स्नेल को इन्फेक्शन हुआ, गई उसकी बॉडी में ये, तो उसमें से फिर हैच होके इसके एग से ये वाली स्टेज निकलेगी। फिर मेरासीडियम डेवलप करेगी और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके स्पोरोसिस्ट बनाएगी। मेरासीडियम से क्या बनेगा? स्पोरोसिस्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। एग से जो डायरेक्ट हैच होके बना वो क्या? मेरासीडियम। मेरासीडियम से क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू स्पोरोसिस्ट। और स्पोरोसिस्ट जो है वो फिर डेवलप होती है किसमें? सर्केरिया में। तीसरी स्टेज होती है इन्फेक्टिव स्टेज,
जो पेनिट्रेट करती है ह्यूमन की स्किन में, ह्यूमन की स्किन में जो पेनिट्रेट कर जाती है वो सर्केरिया लार्वा है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो गाइज आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस और नए टॉपिक के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल